नमस्कार, दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन से सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शो की शुरुआत कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ। क्या भारत में तीसरी लहर आ चुकी है? कोरोना के बढ़ते मामले इसकी ओर इशारा तो कर ही रहे हैं। आज मुंबई में 3,671 नए मामले आए, तो वहीं दिल्ली में आंकड़ा जो है वो 1000 के पार हो चुका है। दिल्ली में आज 1,313 नए मामले सामने आए हैं। 8 राज्यों के 14 जिलों की बात अगर हम करें तो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते 3 से 4 गुना कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। देखिए परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में 24 घंटे में कोरोना के मामले दुगुने होते देख जो आशंका पैदा हुई थी, उसकी ओर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इशारा किया है। हाल तक औसतन 6,000 आ रहे कोरोना केस अब 13,000 पार कर रहे हैं। 8 राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिंता जाहिर की है। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और झारखंड शामिल हैं। वहीं 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की संख्या 2 से बढ़कर अब 8 हो गई है। डॉक्टर पॉल, मेरा आपसे सवाल है कि जब पहली लहर आई तो 98,000 के आसपास मामले आए, वो गिरकर 9,000 के आसपास आए। 9,000 से उठकर मामला फिर 4,14,000 या 15,000 के आसपास पहुंचा। फिर ये मामला गिरकर 6,000 से अब 13,000 पहुंचा। क्या इसको तीसरी लहर हम मानेंगे? देखिए, इमर्जिंग सिचुएशन है। आप जैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो फैक्ट्स हैं, जैसे हमने दिखाया यहाँ पे। ये कहाँ लेके जाएगी हमें, कहाँ ये पहुंचनी है, कहाँ इसको रोकना है, ये सब हमारे हाथ में है और हमें उसके लिए उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी है। इसको लिए तैयारी रखनी है, लेकिन कोशिश यही होगी कि इसको हम इसी टाइम पे इसी जगह ही दबा के रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि पिछले 3-4 दिनों से मामलों में तेजी देखी जा रही है, पर एहतियात बरतने को कहा, घबराने को नहीं। There is no need to panic. घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक देश के तौर पर हम तैयार हैं और हमें तजुर्बा भी है और हमारा टीकाकरण भी काफी बड़े तौर पर हो गया है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि घबराने की बात नहीं है। I repeat, no need to panic, but there is a need to be prepared and to be responsible and to be disciplined. उधर दुनिया में अब तक ओमिक्रॉन के 3,30,000 से ज्यादा मामले हैं और 59 लोगों की जान गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन की गंभीरता को लेकर अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, तो सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में कोरोना केस में आए उछाल ने बीएमसी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज वहां एक बड़ी चुनौती बन गया है। बीएमसी प्रशासन ने अपने सभी 24 वार्ड्स में बने वॉर रूम में जोर शोर से काम भी शुरू कर दिया है और पुलिस को भी शहर में निगरानी बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। देखिए सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। आपकी लास्ट पे मतलब हेल्थ हिस्ट्री है सर आपकी कुछ? कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से मुंबई में बीएमसी के सभी 24 वार्डों के वॉर रूम में सक्रियता बढ़ गई है। 3 शिफ्ट में 24 घंटे टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का काम जारी है। ये पूरी टीम है जो दिन रात 3 शिफ्ट में काम करती है और लोगों के फोन लेना, लोगों को फोन करना, उनको समझाना किसको कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, पूरा मार्गदर्शन यहीं से किया जाता है। ये पूरी टीम लगातार यहाँ से काम करती है। ये जो टीम है आप देख रहे हैं, ये फ़ोन से जो लोग हैं, जो लिस्ट आती है उनसे संपर्क करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ ही उनकी रिपोर्ट भी दिन में लेते रहते हैं। ये टीम है जो पूरा जो डाटा जो इकट्ठा हो रहा है उसकी डाटा एंट्री की जाती है और यहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो इस पूरे व्यवस्थापन के ऊपर नज़र रखते हैं। पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उस बेसिस पे हम ट्रायज करते हैं और फिर देखते हैं कि पेशेंट को कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन की है, और अगर घर पे फैसिलिटी है आइसोलेशन की तो फिर वो हम दे देते हैं। बीएमसी के मुताबिक आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन 95% बिना लक्षण के हैं और सिर्फ 5% को अस्पतालों में एडमिट करना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी पेशेंट दाखिल है, किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी नहीं है आज तक। आगे का तो जैसे सिचुएशन बनेगी, उभरेगी, उसके मुताबिक पता चलेगा, लेकिन आज तक किसी को भी ना तो आईसीयू की ज़रूरत पड़ी है और ना ही ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने इस बीमारी को आसानी से लिया गया है या उसको एकदम इजी तरीके से लिया गया है। हमको वैक्सीन लेने के बावजूद भी
हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है और सामाजिक अंतर बनाए रखना है। शहर में धारा 144 लागू है, बावजूद इसके बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत में जश्न को लेकर भी भीड़ बढ़ने की आशंका है। लिहाजा गृह मंत्री ने पुलिस को निगरानी बढ़ाने के आदेश के साथ लोगों से भी घर में जश्न मनाने का आग्रह किया है। सभी नागरिकों से बेनती करूंगा कि नए साल का स्वागत करते हुए आपको अपने आप को संभालना चाहिए, अपने परिवार को संभालना चाहिए। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर में रहें और नए साल का स्वागत अपने अपने घर में ही करें। फिलहाल आए मामलों में 95% इमारतों से है, जबकि झुग्गी बस्ती से सिर्फ 5% हैं। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है, बीएमसी अभी इस पर चुप है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात कर्नाटक की, जहां रात 10 बजे से लगे कर्फ्यू का असर होटल्स और रिजॉर्ट्स में देखने को मिल रहा है। होटल्स और रिजॉर्ट्स अब अपनी एडवांस बुकिंग जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। वहीं मैसूर की बात करें तो लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस घोड़े पर सवार होकर गश्त करती नजर आई। नए साल के जश्न के लिए मैसूर की खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे और नाइट कर्फ्यू में रौनक कहीं खो गई। रात 10 बजे से पहले ही पुलिस कमिश्नर चंद्रगुप्त घुड़सवार पुलिस के साथ गश्त पर पहुंच जाते हैं ताकि कर्फ्यू का पालन सही ढंग से हो। कोरोना की दूसरी लहर में मैसूर राज्य के सबसे संक्रमित शहरों में से एक था। मैसूर के साथ बेंगलुरु में भी नाइट कर्फ्यू की वजह से नए साल की पार्टियां रद्द करनी पड़ी। The government has declared ban 4 दिन पहले ही सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा की। तब तक होटल्स के साथ साथ रिजॉर्ट्स में भी बुकिंग हो चुकी थी। अब हम उन सब को पैसे वापस कर रहे हैं। रात के कर्फ्यू की वजह से पर्यटक अब बेंगलुरु की जगह गोवा और पुदुचेरी का रुख कर रहे हैं। बेंगलुरु की ब्रिगेड रोड एमजी रोड इंटरसेक्शन पर नए साल के जश्न के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन आज यहां भी मायूसी पसरी है। 31 तारीख की रात किसी को भी घर के बाहर जश्न की इजाजत नहीं होगी। डेकोरेशन जब करते हैं हम तो लाखों लोग इधर आते हैं, कम से कम 3 या 4 लाख लोग इधर सिर्फ लाइटिंग देखने के लिए आते हैं। तो जब वो आते हैं तो क्राउड काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे, इसके लिए हमने लाइटिंग इस साल नहीं की। दिन हो या रात, एमजी रोड ब्रिगेड रोड का ये चौराहा नए साल के जश्न के लिए खास तौर पर सजाया जाता था, लेकिन वो साजो सज्जा इस बार नहीं दिख रही। हालात ही कुछ ऐसे हैं। ऐसे में आप भी नए साल का जश्न सुरक्षित तरीके से मनाएं, घरों में मनाएं, भीड़ भाड़ से बचें। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली रैलियों में जहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उसको लेकर अभी फिलहाल चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, वहां उसको लेकर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। चुनाव आयोग का कहना है कि अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। देखिए कमाल खान की ये रिपोर्ट। मैनपुरी का जहां आजादी से जुड़ा इतिहास है और अपनी जान बचा करके सियासी नेताओं की सभाओं में बेहिसाब भीड़ है। रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शायद ही इनमें कोई मास्क पहने दिखता हो। इस हुजूम में कुछ भी हो सकता है। वे लोग जो कोरोना कर्फ्यू लगाकर रात में जनता को सड़क पे चलने नहीं दे रहे हैं, वे भी दिन में भीड़ जुटाकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपने कहा रैलियों पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा तो लगाएंगे। क्या हम ये मान लें कि तब तक ये रैलियां इसी तरह से चलती रहेंगी, उसके बाद जो परिस्थिति होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? देखिए, जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम एमसीसी लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एसडीएमए के अंतर्गत जो भी उनकी कार्यवाही होगी वो लोग करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि बढ़ते हुए कोविड के खतरों के बीच चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। मिसाल के लिए
मतदान का वक्त 1 घंटे और बढ़ाया जाएगा। भीड़ कम करने को 11,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। हर मतदान केंद्र पे थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क होगा। कोरोना के मरीजों को वोट लेने कर्मचारी पीपी किट पहनकर जाएंगे। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकंड डोज आल्सो। यूपी के चुनाव में एक लंबे समय से तमाम दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ते और जीतकर विधायक बनते रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते 403 विधायकों में से 140 पे आपराधिक मामले हैं, 106 विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले हैं, 7 विधायकों पे हत्या के केस हैं, 36 विधायकों पे हत्या के प्रयास के केस हैं, 2 विधायकों पे महिलाओं पे अत्याचार के केस हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार राजनीतिक दलों को जनता को बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के शख्स को क्यों टिकट दिया। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है। उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है। विनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम जीत जाएगा। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की वजह से पोलिंग का वक्फा तो 1 घंटे बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले जो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा, उनको कौन रोकेगा, ये साफ नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो आचार संहिता लागू होने के बाद ही पिक्चर में आता है। लखनऊ में आलोक पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने तो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन हरिद्वार में नफरती भाषण देने वालों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड पुलिस का अधिकारी नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस को तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई न करने को लेकर घिर चुकी उत्तराखंड पुलिस ने आखिरकार आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, अन्नपूर्णा और धर्मदास को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ये बात इतने अंतर है। हमने उत्तराखंड पुलिस से सवाल पूछा कि क्या जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया है, वैसे ही क्या उत्तराखंड पुलिस भी नफरती भाषण देने वालों की गिरफ्तारी करेगी, तो पुलिस अधिकारी जांच जारी है कहकर सवाल टाल गए। धर्म संसद पे जो उसके बाद कमेंट बाद में आए थे, सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, उसमें जो फैक्ट आए थे, फैक्ट के अकॉर्डिंग इमीडिएट मुकदमा दर्ज हुआ। जब एफआईआर जो मूल एफआईआर थी उसमें एक नाम था, तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट हमने 2 नाम उसमें और बढ़ गए हैं। और जहां तक नोटिस तामील कराने वाली बात है, वो विवेचना का हिस्सा है। उनको बुलाया जाएगा, कुछ चीजें उनसे जानकारी ली गई है और सारी चीजें अंडर प्रोसेस हैं और जल्दी हम इसका जो लीगल अंजाम है वहां तक उसको पहुंचाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के नर्म रवैये ने नफरती भाषण देने वालों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हरिद्वार जैसी धर्म संसद पूरे देश में आयोजित करेंगे। पूरे भारत में धर्म संसदों का आयोजन किया जाएगा और सभी हिंदुओं से, सभी सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन और आग्रह किया जाता है कि सभी इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। पूछताछ के लिए बुलाई जा चुकी अन्नपूर्णा कह रही हैं कि वो पुलिस से नहीं डरती। पूछताछ के लिए 100% कायम है। हम एक ही बात कहते हैं, जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। हम बिल्कुल कायम है अपनी बात। जो धर्म का साथ देता है, हम माँ दुर्गा के बच्चे हैं और धर्म के रक्षार्थ हम काम कर रहे हैं, तो हम अजय हैं और अभय हैं, ये ध्यान रखें। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमें फांसी पर भी लटका दोगे तो हमें डर नहीं है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विश्वास दिलाने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी लगातार कह रहे हैं कि सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस के रवैये से नहीं लगता कि किसी की गिरफ्तारी होने वाली है। धर्म संसद का आयोजक नरसिंहानंद अब भी खुला घूम रहा है। संविधान को लेकर के भद्दे बयान देने वाला, मुसलमानों के खिलाफ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला बयान दिया था, न उसके खिलाफ मुकदमा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि और धर्म संसद करेंगे, इसमें ऐसी बयानबाजी देंगे।
तो फिलहाल सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड पुलिस निष्पक्ष है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण की गिरफ्तारी की है। अब दबाव और दारोमदार दोनों उत्तराखंड पुलिस पर है कि क्या वाकई वो इन आरोपियों की गिरफ्तारी करके नज़ीर पेश करते हैं या नहीं। सहयोगी संजय कौशिक, राहुल और अलीगढ़ से अदनान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जिसके बाद आज पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में विजय यात्रा निकाली और लोगों का धन्यवाद किया। चंडीगढ़ में दिल्ली वाला धमाका दोहराने की उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निकाली विजय रैली। आखिर पहली बार उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा और सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। इस दौरान चंडीगढ़ के आम लोगों ने बताया कि उन्होंने क्यों एक नई पार्टी को मौका दिया है। ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी पहली बार में ही सबसे बड़ी पार्टी बन गई यहाँ पर? चेंज चाहती थी जनता। आखिर क्यों? बस दोनों पार्टियों को आजमा चुके हैं जब से कॉर्पोरेशन बनी है। अच्छा। तब से अपना कांग्रेस और बीजेपी ही थी। अच्छा। अब लोगों ने चेंज किया है तो अब इसलिए केजरीवाल ने चेंज कारण तो होगा चेंज का। लोग परेशान थे सर, आज भी परेशान हो चुके थे हर चीज से, महंगाई से। अच्छा, महंगाई हो गई है, बहुत से मुद्दे हैं। या फिर ये भी है कि लोग कहते हैं कि जैसे पंजाब के लोग हैं, चंडीगढ़ के लोग हैं, ये कुछ नया सबसे पहले ट्राई करते हैं। बिल्कुल करते हैं। विजय यात्रा में अरविंद केजरीवाल के साथ सभी नवनिर्वाचित निगम पार्षद भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने उनको लोगों की सेवा करने के साथ साथ कभी भी पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलाई। एक एक जो आपने हमारे एमसी को चुना है, कैंडिडेट्स को चुना है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ की जनता ने अगर उन सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है रात दिन 24 घंटे तन मन धन से चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करना। आप सबके सामने आप सबको हाजिर नाजिर मान के हमारे 14 के 14 एमसी मेरे साथ खड़े हैं, ये आपके सामने शपथ लेंगे। मैं इनको सबको शपथ दिलाऊंगा। मंजूर है? मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। इस विजय यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी संदेश देने की कोशिश की। ये चंडीगढ़ तक झाकी है, पंजाब हजे बाकी है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का होगा या नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल इसी बात से खुश है कि उसको पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जीत का एक टॉनिक मिला है, जो उसका मनोबल तो बढ़ाएगा ही, साथ ही उसके बारे में परसेप्शन बनाने में भी मदद करेगा। चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मौजूदा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़क पर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ये नजारा है अरुणाचल प्रदेश के तवांग का। भारी बर्फबारी से यहाँ लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों से फिलहाल बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी तवांग आने वाले पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की थी।